हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जब हम देखते हैं पेरेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं और उनका असर उनके बच्चों पर किस तरह पड़ता है, कि जब उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है कोर्ट के ऑर्डर से या खुद वो डिस्प्यूट की वजह से अलग अलग रह रहे होते हैं, तो उसमें बच्चे के ऊपर इस बात का सबसे बड़ा असर पड़ता है। भले ही वो उसकी ग्रोथ हो, लव अफेक्शन हो, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का प्यार और दोनों का साथ उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अक्सर देखते हैं हम कि जो कस्टडी है वो मदर के पास रहती है। क्या वजह होगी कि ऐसी कस्टडी फादर के पास रहे? अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के 2023 में ही इस बात को डिसाइड किया है कि चाइल्ड की कस्टडी जो है वो फादर के पास दी जानी चाहिए। अब वो क्या रीज़न होगा, क्या वो ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे कि जिसकी वजह से ऐसी कस्टडी फादर को दी जाएगी? तो आज का वीडियो हमारा इसी पर है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आगे मेरा वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लीगल फील्ड से लेकर मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया जिसमें कि चाइल्ड की कस्टडी को फादर को दिया गया। और ये जो जजमेंट है ये कोई पुराना जजमेंट नहीं है, ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। 6 दिसंबर 2023 को पास किया गया जजमेंट है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि कस्टडी जो थी चाइल्ड की वो एक फादर को दी गई, ना कि उस चाइल्ड की मदर को। अक्सर हम देखते हैं कि कस्टडी चाइल्ड की जो होती है वो मदर के पास रहती है। तो क्या कारण थे? क्योंकि कानून के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादातर केसेस में हमेशा ये देखते हैं कि कस्टडी जो है मदर के पास है, पर ये स्पेसिफिक कहीं लॉ नहीं है कि वो फिक्स ही है कि वो कस्टडी मदर ही के पास रहेगी या फादर ही के पास रहेगी। ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरह से केस को लेकर आया गया है, क्या प्लीड किया है कोर्ट में, क्या फैक्ट्स थे, क्या उस वक्त लॉ था और कोर्ट का उस पर क्या कंसिडरेशन था। तो ये सारी बातों को अगर आप माइन्यूटली समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए आप कंटिन्यू देखें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को लेकर हैं और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या कंसिडरेशन था। उन सारी बातों पर बहुत अच्छी बात होने वाली है। कुछ भी मिस होगा तो शायद फिर आपको ये प्रॉपरली वीडियो पूरी तरीके से समझ में ना आ पाए कि वो क्या ग्राउंड रहा जिसकी वजह से फादर को चाइल्ड की कस्टडी दी जा सकती है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस मैटर में मैं थोड़े फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ और फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि एक कपल है, 16/5/2010 को उसकी शादी होती है और करीब अगले साल 2011 में फरवरी में उनका वहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वो आगे चल के मनीष रखते हैं। अब उसके बाद उन लोगों के बीच में कुछ तरह के डिस्प्यूट्स, जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, वो राइज होने लगे। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो गए। अब बच्चा जो था उस वक्त फादर के पास था। जब हस्बैंड वाइफ अलग हो गए तो फादर ने जो था एक एप्लीकेशन डिवोर्स की इन 2014। शादी हुई 2010 में, बच्चा हुआ 2011 में और 2014 में जो फादर है वो एक डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, जो भी उनके कंसर्न कोर्ट है उसके वहाँ पर। और जो लड़की है यानी कि जो वाइफ है वो भी एक केस फाइल करती है अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें कि वो मेंटेनेंस को कोर्ट में क्लेम करती है अगेंस्ट दी हस्बैंड। और साथ में एक इंटरिम कस्टडी, जो बच्चे की कस्टडी है वो इंटरिम कस्टडी के लिए भी कोर्ट में प्रेयर करती है। और आगे चलकर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट को ही ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो कोई पिटीशन होगी अंडर सेक्शन 12 और अंडर एनी सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट के अंतर्गत, तो ऐसी एप्लीकेशन जब मजिस्ट्रेट के वहाँ लगी, मजिस्ट्रेट ने उस एप्लीकेशन को 22/5/2014 को अलाउ किया और उसमें डायरेक्शन दिए कि जो बच्चे की कस्टडी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दिस पिटीशन और एट दिस टाइम व्हेन द मैटर वाज आर्ग्यूड बिफोर द मजिस्ट्रेट, द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड वाज विद द फादर।
तो जब मदर यहाँ पर एक एप्लीकेशन कस्टडी के लिए लगाती है तो मदर के हक में एक ऑर्डर 22/5/2014 को वो मजिस्ट्रेट पास करता है। तो उस ऑर्डर को फिर वो जो हस्बैंड है वो एक रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाता है अंडर 25 सबसेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें कि आप मॉडिफिकेशन और कोई रिवोकेशन जो प्रीवियस कोई ऑर्डर है उसमें आप ले सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न के अंदर जो 25 सबसेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो जब हस्बैंड एक ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट के आगे लगाता है, कोर्ट उसमें हेयरिंग के बाद एक ऑर्डर पास करता है और उस आदेश में उसकी जो एप्लीकेशन है जो रिवोकेशन मांग रहा था 22/5/2014 के ऑर्डर की, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अल्टीमेटली फिर वो हस्बैंड जो है उस ऑर्डर को चैलेंज करता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ पर, और आफ्टर हियरिंग द मैटर जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसको ही वो अपहेल्ड कर देता है। तो उसके बाद जो हस्बैंड है वो अब उस ऑर्डर को चैलेंज करता है बाय अप्रोचिंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिवीजन पिटीशन, और उस रिवीजन पिटीशन में वो इस बात की प्रे करता है कि जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर 22/5/2014 को इस बात का फाइल किया है कि जो कस्टडी है बच्चे की वो मदर को दे दी जाए, क्योंकि जब दोनों हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हुआ, अलग अलग हुए, तो उसकी कस्टडी जो थी वो फादर के पास थी। पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी बात को हस्बैंड की कंसीडर नहीं किया और उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया, और जो अपहेल्ड किया वो ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पास किया था, जिसमें डायरेक्शंस थे कि वो अपने बच्चे की कस्टडी को माँ को दे दे। अब इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज किया गया बाय फाइलिंग अ स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल में, और 2018 में ये पिटीशन फाइल हुई, यानी कि 2014 में ये एक ऑर्डर पास हुआ, और उसके बाद फिर उस ऑर्डर को चैलेंज रिवोकेशन के लिए मजिस्ट्रेट ही के वहाँ किया गया, और उस मजिस्ट्रेट के वहाँ जब फेवरेबल ऑर्डर नहीं आया तो उसके बाद उस ऑर्डर को चैलेंज किया प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ पर भी उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई। उसके बाद फिर उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट के आगे रिवीजन पिटीशन में, जहाँ पर भी उस एप्लीकेशन का फेट यही रहा कि वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। फाइनली जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो मैटर को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो उस वक्त एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि 22/5/2014 का ऑर्डर था कि जो हस्बैंड है, यानी कि जो अपीलांट है, जो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपीलांट हस्बैंड है, उसको बच्चे की कस्टडी को जो रिस्पोंडेंट वाइफ है उसको दे देना था 22/5/2015 के ऑर्डर के हिसाब से। पर उस ऑर्डर को कंप्लाई तो उसने किया नहीं, और किसी भी कोर्ट से, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं से भी किसी तरह का स्टे भी नहीं था। तो कस्टडी जो बच्चे की रही तब से लेकर अब तक, जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे मैटर आया, तो कस्टडी तो फादर ही के पास थी। हालांकि एक ऑर्डर है जो वाइफ के हक में है कि बच्चे की कस्टडी वाइफ को दी जाए, पर उस ऑर्डर को कंप्लाई तो अभी तक हस्बैंड ने किया नहीं, और ये पिटीशन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है 2018 में, और मैटर की सुनवाई चल रही है अब 2023 में दिसंबर में। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब से लेकर बच्चे की कस्टडी जो रही वो रही किसके पास, फादर के पास। पर एक सवाल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कंसिडरेशन में बार बार आता रहा कि अगर हम एक बच्चे के भविष्य की ही बात करें तो उसके ग्रोथ के लिए तो माँ और बाप दोनों का ही उसके साथ रहना, उन दोनों का संरक्षण उनके साथ होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले वो लव की बात हो, अफेक्शन की बात हो, तो इन सारे सराउंडिंग्स में जब एक बच्चे की परवरिश होगी तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर एक ग्रोथ अच्छी होगी बच्चे की। पर यहाँ पर हालात ये थे कि बच्चा इतने सालों से फादर के पास है, ऑर्डर हक में है मदर के कस्टडी के लिए कि बच्चे की कस्टडी मदर को दे दी जाए, पर बच्चा तो अभी फादर के ही पास है। जब ऐसी पिटीशन जो मदर ने फाइल की थी मजिस्ट्रेट के आगे, उस वक्त अगर हम देखें बच्चे की एज क्या थी, बच्चे की एज करीब रही 3 साल 3 महीने के आसपास। तो जब इस मैटर की हेयरिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तारीख थी 2 दिसंबर 2019, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया कि क्यों ना पहले इस मैटर को एक बार मीडिएशन में भेजा जाए, जहां पर हस्बैंड, वाइफ, बच्चा और एक मीडिएटर, इस सारे लोग बैठकर एक अच्छी तरीके से बात को समझा सकें, और उसके बाद कोई एक फ्रूटफुल रास्ता निकला जिससे कि उस बच्चे की जो ग्रोथ है
जो लव एक्शन है उसमें किसी तरह की कोई कमी पेशी ना रह जाए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को भेजा मद्रास हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मैटर उसी स्टेट से रिलेटेड था। तो मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुराई बेंच है, उस बेंच के एक मीडिएशन सेंटर में मीडिएटर के पास इस मैटर को भेजा गया और उनसे ये बात डायरेक्शन भी दिया गया कि आप इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सेटलमेंट की, उस पर काम करें, एक्सप्लोर करें उन अमिकेबल सेटलमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को, और साथ में एक रिपोर्ट विद इन 4 वीक्स वापस सुप्रीम कोर्ट में भेजें कि क्या आउटकम रहा ऐसे मीडिएशन का। तो 19/11/2020 को जो मीडिएटर था उसने अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजी। मीडिएटर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा जो वाइफ रिस्पोंडेंट है वो किसी तरह से मीडिएशन नहीं करना चाहती, मैटर को मीडिएट नहीं करना चाहती। मीडिएटर ने ये भी बताया कि अभी 9 साल के बच्चे की एज हो चुकी है और वो किसी भी हालत में अपने मदर के साथ नहीं जाना चाहता। तो इस वजह से फिर मीडिएशन जो था वो फेल हुआ और जो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे आई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को पढ़ा और देखा कि मीडिएशन जो है वो किसी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट वाइफ है वो मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाह रही थी कि मीडिएट हो मैटर, और तो बच्चा भी 9 साल की एज अटेंड कर चुका है, तो और वो भी साफ कह रहा है कि मुझे अपनी मदर के पास नहीं जाना है, तो मीडिएशन फेल हो गया। तो मैटर में फर्दर हियरिंग चलती रही और 19/10/2023 को ये मैटर फिर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे लगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि क्यों ना एक बार उस बच्चे के साथ खुद इंटरेक्ट किया जाए। देखिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 4 लाइनें लिखनी है और मैटर इधर दिस वे और दैट वे, पर यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के भविष्य को नज़र में रखते हुए उसने एक बार सोचा कि चलो एक बार बच्चे से के साथ खुद इंटरेक्ट किया जाए। हालांकि मीडिएशन में भेजा था, मीडिएशन भी फेल हो चुका था, लेकिन बच्चे के साथ फिर खुद इंटरेक्ट करने की बात को कहा कि हम खुद समझना चाहते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। और खुद जब आमने सामने बात होती है तो काफ़ी और चीज़ें भी समझ में आती हैं, नज़र में आती हैं। और उस डेट को फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि बच्चे को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए और जो रिस्पोंडेंट वाइफ है, जो बच्चे की मदर हैं, उनको भी डायरेक्शन दिया कि वो भी उस दिन कोर्ट में मौजूद रहें इन पर्सन। तो जब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को कोर्ट में बच्चे को प्रोड्यूस किया गया, लाया गया और कोर्ट ने उस बच्चे के साथ में इंटरेक्शन किया, तो कोर्ट ने पाया कि बच्चा तो किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं है मदर के साथ। उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो मदर के साथ में नहीं जाना है, बात भी नहीं करनी है। हालांकि एक बच्चे को दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी ग्रोथ के लिए। माँ है और फादर नहीं है, तो माँ से क्या किस तरह का अफेक्शन लव मिलता है, या माँ है और फादर नहीं है, फादर से उसको किस तरह का लव अफेक्शन मिलता है, ये तो जब फिज़िकली जब एक साथ में ज़िंदगी जी रहे होते तभी पता होता है। तो लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को देखा कि एक बच्चा इस तरह से एक मतलब बॉल बना हुआ है, कभी कोई उसको लेना चाह रहा है, उसको लेना चाह रहा है, तो कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ खुद इस बात को इंटरेक्ट किया और ये देखा कि लड़का तो किसी भी तरीके से ना मिलना चाहता है मदर को, ना देखना चाहता है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट में ही सीनियर एडवोकेट को अमाइकस अपॉइंट करके और उनसे कहा कि आप इनके बीच में मीडिएट करें और इंटरेक्शन करें, इनके साथ बैठें, बच्चे के साथ बैठें, मदर फादर के साथ बैठें और फिर उसके बाद एक अपनी रिपोर्ट मुझे पेश करें। फिर हम देखते हैं कि और अभी क्या कुछ और इसमें कुछ डेवलपमेंट हो पाया या और फर्दर इसमें क्या तरह की गुंजाइशें हैं। और मैटर को 22/11/2023 के लिए फ़िक्स कर दिया गया। तो बाद को जो सीनियर एडवोकेट जो अपॉइंट किए गए थे, इसमें उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने भी यही बताया कि जो चाइल्ड है वो तो मदर को देखना भी नहीं चाहता, कोई सिटिंग नहीं चाहता उनके साथ बैठने की कि मैं इनके साथ बैठकर 2 बातें भी करूं। बहुत ज़्यादा मनाने में के बाद वो थोड़ा सा राज़ी हो गया बच्चा, लेकिन उसके बाद जब वो इंटरेक्शन की बात आई मदर के साथ बैठने में, तो वहाँ पर भी बहुत मिनिमम बातचीत हो पाई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बच्चा जो है वो बहुत जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। शुरू में तो वो राज़ी हो गया कि साल में 2 बार मदर से मिल लेगा, फिर बात को वो इस बात पे भी राज़ी हो गया कि हर महीने चलिए वो मदर से मिल लेगा, पर किसी पब्लिक प्लेस पर और दिन भी संडे का हो, ताकि उसकी स्टडीज़ पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़ सके। और इस बात पर भी अग्री कर गया वो बच्चा कि चलो उसकी मदर जो है कभी कभार उसको फ़ोन करके उससे बात भी कर सकती है।
तो ये सारी बातों को कंसीडर करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक बात तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में शुरू से ही थी कि बच्चा जो है वो शुरू से ही फादर की कस्टडी में है, ये बात को ही ध्यान में रखकर हर चीज़ को जो इस मैटर में डिसीजन आया वो ये आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूसिवली इस बात को कहा कि अगर एक बच्चे की परवरिश की बात है तो हालांकि उसके लिए माँ और बाप दोनों का उस बच्चे के साथ में रहना उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज जिस वक्त हम इस मैटर को सुन रहे हैं उस वक्त उस बच्चे की जो एज है वो 12 साल 9 महीने हो चुकी है, यानी कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सकता है। इतना समझदार तो हो गया है कि उसको क्या बात का डिसीज़न क्या लेना है, अब इतना ना समझ नहीं रहा। 12 साल 9 महीने की उम्र है, यानी कि करीब 13 साल की उसकी उम्र हो चुकी है। तो ऐसे में कोर्ट ने डिसीज़न यही दिया कि जो बच्चे की कस्टडी है वो फादर ही के पास रहेगी, और जो माँ है उसको अगर उससे बात करनी है तो वो फ़ोन करके बच्चे से बात कर सकती है, और अगर उसको मिलना है तो उसको विजिटिंग राइट भी दिए गए हैं। पर वो तो एक अलग बात है कि आगे चल के बच्चा अगर उसको मना कर रहा है तो ऐसा कोई विजिटिंग राइट का मतलब ये नहीं कि बच्चा नहीं भी चाह रहा है उसको मिलने दिया जाएगा। पर हाँ, अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विजिटिंग राइट जो है वाइफ को, मदर को दिया, और इस तरह इस मुकदमे का डिस्पोजल हुआ। तो इस वीडियो में आपने कुछ ज़रूर जानकारी ली होगी कि चाइल्ड कस्टडी को लेकर कि ज़रूरी ही नहीं है कि कस्टडी जो है बच्चे की, वो अगर मदर फादर में किसी तरह का डिस्प्यूट है और वो अलग रह रहे हैं तो वो कस्टडी सिर्फ मदर के पास रहेगी। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो कस्टडी फादर को भी दी जा सकती है, जैसा कि इस मुकदमे में दिया गया है कस्टडी फादर को। तो ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इजाज़त दें। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपका सजेशन हो, मुझे वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।